मैं विश्लेषण के लिए राजीव का रुख करना चाहूंगी। देखिए, 17 सांसद और 125 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और किन किन राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है वो लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। राजीव, आखिर क्यों बीजेपी की स्ट्रेटेजी का विपक्ष के पास तोड़ नहीं होता है इलेक्शन में? दूसरा, ये मैं वही सवाल आपसे भी पूछ रही हूं कि ये अपोजिशन के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, और ये कब वो मौका आएगा जब विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा, एकजुटता दिखाएगा कि हम तैयार हैं अगला इलेक्शन लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए? देखिए विपनेश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के तौर पर हमारे लिए एक तरह से ये सेहरा बदने जैसी चीज़ है जब देश के आदिवासी समाज की एक महिला, जिन्होंने पार्षद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, वो राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंच रही हैं। आप समझिए दुनिया में इसका संदेश कैसा और क्या जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हुई है। ये एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश कार्यालयों में, सड़कों पर जैसे ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे, जैसे जीत का उत्सव मनाया जा रहा था। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव की जीत में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ और इस जीत को इतना बड़ा बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने क्यों की? ऐसा कई पहले दिन से ऐसा नहीं था कि यशवंत सिन्हा ये चुनाव जीतने जा रहे थे। आज तक भारत की आज़ादी के बाद ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, और जब भी सत्ताधारी दल ने अपने उम्मीदवार को सामने खड़ा किया है, सत्ताधारी दल का उम्मीदवार ही राष्ट्रपति बना है, जीत हार का प्रतिशत चाहे जो रहा हो। द्रौपदी मुर्मू ऐसा भी नहीं है कि बहुत इतने ज़्यादा वोटों से जीती है, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम नैरो मार्जिन से जीती हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी जीत को, इस राष्ट्रपति के जीत को दो तरह से इसको बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रही थी। पहली बात ये कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने द्रौपदी मुर्मू के तौर पर ऐसा कैंडिडेट दिया कि हम बहुत ही ढोल नगाड़े के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ गए, जबकि सिर्फ तीसरे राउंड की ही काउंटिंग में उनकी जीत पक्की हो गई। दूसरी बात ये कि देश के आदिवासी समाज को, देश के हर तबके को सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी देती है, उसको हमने साकार किया है। हमने पहली बार प्रथम आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये मैसेज देने की बात थी। राष्ट्रपति के चुनाव में नगाड़े बजाने का प्रचलन ये पहली बार हुआ है। अब आते हैं सियासत पर। दरअसल राष्ट्रपति के चुनाव में जो ये क्रॉस वोटिंग हुई है, उन जिन राज्यों को आप इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हैं, थोड़े वक्त में मैं बताना चाहता हूं। अगर असम से 2 दर्जन के करीब विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में 6 विधायक क्रॉस वोटिंग ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अगला नंबर महाराष्ट्र के बाद झारखंड का लगना है, तो हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन दलों को चिंता होगी। जब मध्य प्रदेश के अभी नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ जगहों पर जीत जब हासिल की है और ऐसा लगा कि उसने तगड़ी टक्कर दी है, वहाँ भी उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो उनको देखने और समझने की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन से सामने आई है कि एनडीए का एक भी विधायक, यानी सत्ताधारी दल का एक भी विधायक या उनके गठबंधन का एक भी विधायक अभी तक ये रिकॉर्ड में नहीं आया कि कहीं से क्रॉस वोटिंग हो। यानी अपना गढ़ तो वो बचाने में कामयाब हुए ही, दूसरों में सेंध लगाने में भी कामयाब हुए हैं। इस दृष्टि से भी इसके सियासी मायने हैं। तीसरी बात कि द्रौपदी मुर्मू के तौर पर ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दिया कि बहुत लोग ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा देके यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन ममता बनर्जी को, यशवंत सिन्हा को वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता नहीं बुला सकी और उनको वहां समर्थन के लिए बुला नहीं सकी और ये दिखा नहीं सकी। तो यहाँ तक किया, अभी आप देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी के पार्टी की तरफ से कल ही ऐलान कर दिया गया कि वो इस चुनाव से दूर रहेंगे। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? कहीं उनको ऐसा डर तो नहीं कि उनके सांसद क्रॉस वोटिंग कर देंगे, या
विपक्ष ने कहा यह गया कि मार्गरेट अल्वा को जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया उसमें टीएमसी की सहमति नहीं ली। आपको मालूम है कि शरद पवार से पिछले 1 साल से ममता बनर्जी खुद मुलाकात कर रही हैं और उनके दूत के तौर पर प्रशांत किशोर भी विपक्षी एकता, साझा एकता के लिए मुलाकात कर चुके हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए ऐसे समय में जब आप अकेले अकेले लड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देख चुके हैं, तब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी एकता तार तार हो जा रही है, तो 2024 के चुनाव में वो कैसे चुनाव में जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है विपनेश कि 2012 में राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी अच्छे खासे मतों से विजयी हुए थे और 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ ये सबको पता है। राष्ट्रपति के चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव या लोकसभा विधानसभा के चुनाव को एक ही तराजू पर तौलना भी थोड़ा राजनीतिक रूप से ठीक नहीं होता है। कुल मिला के बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए ये संदेश देने में कामयाब रहा, हम अपना घर तो बचा ले रहे हैं लेकिन तुम्हारे में सेंधमारी भी करेंगे। मैं इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करती हूं और डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी आपसे ही करती हूं। ये जो मेरे सहयोगी राजीव सवाल उठा रहे हैं, क्या ये दिखाई भी दे रहा है कि बीजेपी ऐसा मैसेज देने में कामयाब रही है कि अपना घर तो हमने बचा ही लिया लेकिन दूसरों का भी तोड़ दिया? दूसरा ये कि राष्ट्राध्यक्ष चुनाव में आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखा गया कि इतना बड़ा जश्न मनाया गया हो। क्या बीजेपी दिखाना चाह रही है, क्या बीजेपी मैसेज देना चाहती है? ऐसे लग रहा था जैसे कि लोकसभा चुनाव जीता हो। विपनेश जी, मैं अभी विश्लेषण सुन रहा था राजीव जी का, कुमार गौरव जी का। ये देश के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जैसा आपने भी कहा, 75 साल लग गए देश को, आदिवासी समाज के व्यक्ति को, आदिवासी समाज में महिला को राष्ट्रपति चुनाव इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक तरीके से जीतते हुए। बहुत सारे लोगों ने कई वर्षों तक सामाजिक न्याय की बात की, बहुत सारे लोगों ने सोशल जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन, वंचित हाशिए की बात की, लेकिन आज पहली बार 7 दशक के बाद आदिवासी समाज की महिला का राष्ट्रपति भवन पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि इसको सिंबोलिज्म और रियलिज्म के बियॉन्ड जाकर के देखने की आवश्यकता है। हम क्या मैसेज देना चाहते थे, हम क्या मैसेज नहीं देना चाहते थे, ये दूसरा विषय है। इसका पॉलिटिकल विश्लेषण तो बाद में होता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से उड़ीसा से आने के बाद स्वतंत्र भारत में पैदा हुई, जैसा कि आपने भी कहा, ये सिर्फ वंचित समाज के लिए गौरव की बात नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के सामर्थ्य का भी परिचायक है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारा डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो कहते हैं डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, लोकतंत्र और गहरा हो रहा है। और कल का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था। इस ऐतिहासिक दिन में इनको बधाई देने की बजाय पूरा विपक्ष क्या कर रहा था? पूरा विपक्ष का एक ही एजेंडा था कि कल के दिन के महत्व को डाइल्यूट किया जाए और सोनिया गांधी, जो कि लोकतंत्र और संविधान के ऊपर है, उनके हिसाब से वो 5 घंटे बैठ नहीं सकती हैं, 5 घंटे इंतजार करना पड़ा उनको। इस देश के दलित आदिवासी ने 75 साल इंतजार किया है, 7.5 दशकों तक इंतजार किया है, तब वो वहां जाकर के पहुंचे हैं, उनको मान सम्मान स्वाभिमान मिला है। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कल दिल्ली की सड़कों पे क्या हो रहा था? कल दिल्ली की सड़कों पे कि भाई एक अभियुक्त, जो कि एक मामले में अभियुक्त हैं, जिन पे जांच कार्रवाई हो रही है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया थी, वो भुलाना चाहते थे, इस महत्व को कम करना चाहते थे। लेकिन कल सिद्ध हो गया। अभी क्रॉस वोटिंग की बात भी हुई कि अपना कुनबा ठीक नहीं है, अपना परिवार ठीक नहीं है, अपना संगठन ठीक नहीं है, और करते हैं देश की बात। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत ही, ये इससे देश के आदिवासी समाज, दलित समाज के युवाओं में एक अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं वो लोग कि आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू जी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी पूरे देश के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए। विपनेश जी, क्या नहीं कहा गया उनको? मूर्ति बोला गया, शैतानी मानसिकता कहा गया। आपको इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना था, आपने अवरोध पैदा किया उनके रास्ते में। क्या क्या नहीं कहा गया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए? इतिहास माफ नहीं करेगा, देश माफ नहीं करेगा, देश के दलित आदिवासी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है विपनेश जी, यू वर फाउंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। आप इतिहास के गलत तरफ थे, आपके पास मौका था। के.आर. नारायणन जी, हम लोग सरकार में नहीं थे, के.आर. नारायणन जी देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, लेकिन विपक्ष में रहकर के हमने समर्थन किया था क्योंकि हमने सामाजिक न्याय की पैरोकारी की है। आपके पास मौका था, आपको भी समर्थन करना चाहिए था, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया क्योंकि आपके सामने फर्स्ट फैमिली, ओनली वन फैमिली, ओनली गांधी फैमिली, उसके आगे नहीं देखेंगे तो आपका यही हश्र होगा। अभी भी मौका है, आत्ममंथन करिए और आत्ममंथन करके देश समाज के बारे में सोचिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा विपनेश जी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।